हेलो साथियों, आप सभी लोगों का सक्सेस प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, इस सेशन में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 ब्रिटिश शासन के विस्तार से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि जितने भी व्यूअर हैं जो कि इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। और एक और आपको सूचना देना चाहेंगे कि इस चैनल के माध्यम से एनसीईआरटी के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी का एमसीक्यू यहाँ पे कराया जाएगा। तो चलिए अभी की और आज की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत निम्न में से कौन से भारतीय राज्यों का विलय किया गया था? तो यह जो साथियों राज हड़प की नीति थी उसको लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। डलहौजी ने यह राज हड़प की नीति है उसे लागू किया था। साथियों, यह डलहौजी के द्वारा लाया गया राज हड़प की नीति और इसे जो है इसके अंतर्गत सबसे पहले जो है झांसी, नागपुर और सतारा इन भारतीय राज्यों का विलय किया गया था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 में पूछा जा रहा है कि क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था, यानी कि ये जो है लॉर्ड क्लाइव उसको बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? तो साथियों 1757 में लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था, बनाया गया था। और यह जो है इनका कार्यकाल 1757 से लेके 60 तक का इनका कार्यकाल रहा था। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में पूछा जा रहा है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग्स फेंस पॉलिसी संबंधित है, ये किससे संबंधित है? तो साथियों यह वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में पूछा जा रहा है कि इनमें से किस वर्ष बंगाल में दासों के निर्यात को रोक दिया गया था? तो दासों का जो निर्यात होता था उसको 1789 में रोक दिया था और यह जो है लॉर्ड एलेनबरो के पहल के द्वारा किया गया था। लॉर्ड एलेनबरो, ठीक है साथियों, लॉर्ड एलेनबरो ने दास प्रथा पर रोक लगाई थी। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 5 में कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब नियुक्त किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बिहार का नायाब के रूप में राजा सिताब राय को नियुक्त किया गया था, अपॉइंट किया गया था। साथियों अगला प्रश्न संख्या 6 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि राइट मैचिंग जो नहीं है उसके एवज में पूछा जा रहा है। तो पढ़ते हैं ऑप्शन को। लॉर्ड कॉर्नवालिस का संबंध परमानेंट सेटलमेंट यानी कि अस्थायी बंदोबस्त से था। लॉर्ड वेलेस्ली था, उन्होंने सहायक संधि प्रणाली लागू की थी, सहायक संधि प्रणाली अपनाया था। और यह जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स, यह द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये आपका गलत दे रहा है क्योंकि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है वह लॉर्ड वेलेस्ली के काल में हुआ था। लॉर्ड वेलेस्ली के काल में लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में हुआ था। तो इस तरीके से आपका सी नंबर गलत है। और यह जो है लॉर्ड बेंटिक के जो 1829 का 17वां रेगुलेशन एक्ट उन्हीं के काल में लगा था। तो आपका ए, बी और डी राइट है, ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है कि तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? ऐसा इसलिए किया था कुशासन के आधार पर। तो यह जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ऐसा किया था। वहाँ का शासन प्रणाली सही तरीके से नहीं था तो कुशासन के आधार पर ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैसूर राज्य को अपने प्रशासन में ले लिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3 में पूछा जा रहा है कि अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था, यानी कि वह प्रथम मुगल बादशाह कौन था जो अंग्रेजों का पेंशनर बना था? तो साथियों वह शाह आलम द्वितीय था जो कि अंग्रेजों का
पहला पेंशनर बना था और पहला मुगल बादशाह था। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में पूछा जा रहा है कि किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना जो है वह वारेन हेस्टिंग्स के काल में की गई थी और इसकी स्थापना 2 जुलाई 1862 को हुई थी। 2 जुलाई 1862 को इसकी स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में पूछा जा रहा है दोस्तों कि बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया। तो यह थे वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 में पूछ रहा है कि अंग्रेजों ने किस मराठा सरदार से राजपुर घाट की संधि की थी। तो यह जो थे इंदौर के होलकर, जिनके द्वारा या ये इंदौर के होलकर जो थे उन्होंने मराठा सरदार से राजपुर के घाट की संधि की थी। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में पूछा जा रहा है कि इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 किनके मध्य हुई थी। तो साथियों यह इलाहाबाद की संधि शुजाउद्दौला एवं लॉर्ड क्लाइव के मध्य हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अब प्रश्न संख्या 13। साथियों प्रश्न संख्या 13 में पूछा जा रहा है कि यहाँ पे सूची दिया जा रहा है, एक सूची को दूसरे सूची से मेल कराना है। ये पहले सूची में युद्ध और दूसरी सूची में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व। चलिए पहला में पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो यह जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था साथियों वह जनरल स्मिथ ने किया था इसका नेतृत्व। तो ये आपका राइट हो जाएगा। और अगर बात करें प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की तो यह साथियों 1769 में हुआ था। 1769 में। अगर आप ये भी याद करते रहें साथ साथ तो बेहतर है। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इसका नेतृत्व जनरल आयरकूट ने किया था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है वह जनरल आयरकूट ने किया था। ये भी आपका राइट आंसर है। और यह जो हुआ था 1780 से 84 में हुआ था साथियों, 1780 से 84 में। अगला ऑप्शन में पूछा जा रहा है, बता रहा है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वह मेजर जनरल मेडोज के समय होता है। ये भी आपका राइट है। और यह जो है 1790 से 92 में हुआ था। 1790 से 92 में। अब अगला जो ऑप्शन दे रखा है वो डी, देखते हैं ये सही है या गलत। ये जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, उसका नेतृत्व उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है जनरल स्टुअर्ट के द्वारा किया गया था। और ये सभी सामने हैं, यानी कि देखते हैं साथियों, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, ऐसा ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में पूछा जा रहा है कि किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए। तो यह जो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके तहत वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। प्रश्न संख्या 15 में पूछा जा रहा है साथियों कि टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसके तहत यानी कि श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई थी टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के मध्य, उसके तहत क्या हुआ था। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, टीपू को अपना आधा राज अंग्रेजों को देना पड़ा था, ऐसा कहा जा रहा है। ऑप्शन 2, टीपू को 3 करोड़ रुपए युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा था। ये भी ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन नंबर 3, ब्रिटिश रेजिमेंट को श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना पड़ा और अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना पड़ा, स्वीकार करना पड़ा। ये आपका 1, 2 और 4 राइट मैच कर रहा है। ये ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो साथियों इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोनों ऑप्शन में दे रखा है, ए में भी दे रखा है और सी में भी दे रखा है।
तो चलिए इसका दोनों के दोनों सही हो जाएंगे क्योंकि एक ही ऑप्शन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 16 में पूछा जा रहा है कि भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 अंग्रेजी राज में किया गया था? तो यह था लॉर्ड एलनबेरो। साथियों, लॉर्ड एलनबेरो के समय में सिंध का विलय 1843 में अंग्रेजी राज में कर दिया गया था। अगला प्रश्न साथियों, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? साथियों, इसमें से कौन सा यह कारण नहीं था, ऐसा पूछा जा रहा है। पढ़ते हैं। कमज़ोर मुगल सम्राट एक कारण था। उत्तर पश्चिमी सीमांत में मजबूत रक्षा का अभाव, ये भी था। ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली की रक्षा के लिए विलंब से तैयारी, जो दिल्ली की रक्षा में भी विलंब हुई थी, चूक हुई थी। और ऑप्शन नंबर डी में बताया जा रहा है कि आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग नहीं। साथियों, बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का अभाव था। तो इस तरीके से ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 18 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? यानी कि मुगल सम्राट जिसके द्वारा बंगाल का नियुक्त अंतिम गवर्नर था, तो वह था साथियों मुर्शीद कुली खां था, जो मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित होता रहता है। प्रश्न संख्या 19 में पूछा जा रहा है कि राज अपहरण की नीति या राज हड़प की नीति एक ऐसी नीति थी जिसका उद्देश्य था, यानी कि उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था भारतीय रियासतों में विद्रोह को नियंत्रित करना, जी नहीं। ब्रिटिश सैन्य शक्तियों को बढ़ाना, ये तो हो सकता है। और आगे पढ़ते हैं, जमींदारों को नियंत्रित करना, ऑप्शन नंबर डी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को राज्य क्षेत्रीय सीमाओं को बढ़ाना, ये आपका इन सभी में सबसे मजबूत पक्ष है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों, यह जो है राज अपहरण की नीति या राज हड़प की नीति लॉर्ड डलहौजी की एक नीति थी, सोची समझी चाल थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 20 में पूछा जा रहा है कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को सबसे पहले किस शासक ने स्वीकार किया था? तो साथियों, हैदराबाद के निजाम के द्वारा सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को एक्सेप्ट कर लिया गया था। और यह जो है सहायक संधि जो कि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाया गया था या बनाया गया था नियम। अगला प्रश्न संख्या 21 में पूछा जा रहा है कि अंग्रेजों ने भारत पर रूसियों के आक्रमण के भय से किस राज्य का अधिग्रहण किया था? यानी कि अंग्रेजों का, है ना, भारत पर रूसियों के आक्रमण का एक भय था, बना हुआ था, तो उसके लिए किस राज्य का अधिग्रहण किया था? तो साथियों, अंग्रेजों ने इसके लिए सिंध राज्य का अधिग्रहण किया था। प्रश्न संख्या 22, ब्रिटिश काल में किन प्रांतों को प्रेसिडेंसी कहा जाता था? तो सबसे बड़ा जगह हुआ करता था, बड़ा राज्य क्षेत्र हुआ करता था, जिस कारण से यह जो है बंगाल, बम्बई और मद्रास को प्रेसिडेंसी कहा जाता था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए बंगाल, बम्बई और मद्रास इसमें नहीं दे रखा है, यानी कि 1 और 3 आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 23 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की? यह जो है ये जो विलय की नीति, राज्य अपहरण की नीति जी थी, वह जो था वह लॉर्ड डलहौजी की नीति थी साथियों। प्रश्न संख्या 24 में पूछा जा रहा है कि लॉर्ड डलहौजी के राज्य विलय सिद्धांत का सर्वप्रथम शिकार कौन सा राज्य बना था? यह परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका प्रश्न है। तो साथियों, यह जो है राज्य हड़प की नीति, राज्य विलय की नीति जो थी, उसके तहत पहला जो है राज्य जो शिकार बना था वह था सतारा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 25 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है साथियों कि ब्रिटिश द्वारा किस भारतीय राज्य का अधिग्रहण कुशासन के आधार पर किया गया था। तो साथियों यह अवध था जिसका अधिकरण उसका अधिग्रहण कुशासन के आधार पर किया गया था। प्रश्न संख्या 26 में पूछा जा रहा है कि बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। तो साथियों यह जो है बेगम समरू के द्वारा एक प्रसिद्ध चर्च का निर्माण सरगना में करवाया गया था। बेगम समरू के बारे में जानते हैं कि बेगम समरू जो थी वह यहाँ की सरगना की शासिका हुआ करती थी और वह जो है बेगम समरू पहले मुस्लिम हुआ करती थी। बेगम समरू पहले साथियों मुस्लिम हुआ करती थी, बाद में उसने क्रिश्चियन को अपनाया था, बाद में उसने यह क्रिश्चियन धर्म को परिवर्तित किया था और कैथोलिक हो गई थी। साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 27 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। यानी कि ब्रिटिश भारत में एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था। तो वह था साथियों लॉर्ड रीडिंग एकमात्र अंग्रेज में यहूदी वायसराय था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 28 में पूछा जा रहा है कि प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो यह जो था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा प्लासी के लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया गया था। साथ ही साथ साथियों आपको रॉबर्ट क्लाइव के बारे में ऐसा पूछा जा रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव को क्या चीज़ की उपमा दी गई थी। तो इसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक की उपमा दी गई थी और यह जो है प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को लड़ी गई थी साथियों, 23 जून 1757 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 29 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है साथियों कि सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी। यह जो प्रथा थी वह क्या प्रथा थी और किससे संबंधित थी। तो साथियों यह मराठा भू राजस्व की एक प्रथा हुआ करती थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 30 भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय जो था वह लॉर्ड कैनिंग था। प्रश्न संख्या 31 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि राज्य हड़प नीति जब्ती सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू की गई थी। तो यह जो सिद्धांत था वह लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में लागू हुआ, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू हुआ। अच्छा साथियों ये राज्य हड़प की नीति थी क्या चीज़। तो ऐसा ये हुआ करता था कि बिना उत्तराधिकारी के अगर कोई राजा की मृत्यु हो जाती थी तो उसको अंग्रेज अपने अधिकार में ले लेते थे। ऐसी ही नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। इसे ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 32 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। यानी कि वह कौन ब्रिटिश गवर्नर जनरल था उसने भारत में डाक व्यवस्था शुरू की थी। तो साथियों यह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू की गई थी और यह 1854 में शुरू किया गया था। साथियों यह जो डाक व्यवस्था थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1854 में इसकी शुरुआत की गई थी। प्रश्न संख्या 33 में पूछा जा रहा है कि सती प्रथा का अंत, सती प्रथा जो है उसका अंत करने तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है। तो यह जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है। साथियों लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को 1829 में समाप्त किया था राजा राम मोहन के सहयोग से। और साथ ही साथ ठगी प्रथा को जो है साथियों ठगी प्रथा के संबंध में बात किया जाए तो इसे स्लीमन के सहयोग से साथियों इसको समाप्त किया गया था। अगला प्रश्न संख्या 34 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था। तो यह पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ था। तो यह जो था लॉर्ड डलहौजी के समय में साथियों
अंतिम विस्तार किया गया था। प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 में पूछा जा रहा है, सुगौली की संधि 1816 ईस्वी किनके बीच संपन्न हुई थी। तो साथियों, यह जो सुगौली की संधि थी वह ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के मध्य संपन्न किया गया था और यह संपन्न हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 36 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है साथियों कि टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी। तो साथियों, टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है वह 1799 में श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37। पलासी के युद्ध के समय या पलासी के युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो साथियों, वह उस समय जब पलासी का युद्ध लड़ा गया था तो वह उस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला हुआ करता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 38वां नंबर प्रश्न में साथियों पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ कर दिया। तो साथियों, यह जो था पलासी का युद्ध था जिसकी शुरुआत साथियों 23 जून 1757 को हुई थी। 23 जून 1757 को हुई थी। इसके बाद से अंग्रेज़ों का जो क्या था वह प्रभुत्व स्थापित होने लगा था। इसकी प्रभुत्व की उनकी शक्ति की स्थापना की शुरुआत हुई थी। इसके बाद जब 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ तब वो अंग्रेज जो क्या था उस समय काफ़ी सशक्त अवस्था में आ गए और उनका प्रभुत्व स्थापित हो चुका था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 39 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 से 1769 में कौन विजय हुआ था। तो साथियों, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जिसमें हैदर अली ने अंग्रेज़ों को हरा दिया था। अंग्रेज़ पराजित हुए थे और हैदर अली की जीत सुनिश्चित हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 में पूछा जा रहा है कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। तो यह जो है महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र को इलाहाबाद में पढ़कर लॉर्ड कैनिंग के द्वारा सुनाया गया था। साथियों, इस तरीके से यह जो है चैप्टर नंबर 3 अंग्रेज़ों का विस्तार, अंग्रेज़ों के राज्य के विस्तार के बारे में यह चैप्टर था, उससे संबंधित MCQ समाप्त हुए। अब मिलते हैं अगले चैप्टर में जो कि ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव के संबंधित है। उस अध्याय में हम लोग मिलेंगे महत्वपूर्ण MCQ के साथ। तब तक आप लोग बने रहें।